हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉरएवर में। और आज 27 मई 2020 के करंट अफेयर का सेशन लेके आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का सेशन। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तब तक शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को ये करंट अफेयर पढ़ने का मौका मिल सके। सबसे पहले अपन बात करते हैं सबसे पहले अगर बात करें पुटियन सेक्टस। पुटियन सेक्टस पुटियन सेक्टर्स। ये पुटियन सेक्टर्स क्या है? सबसे पहले इसके बारे में आपको जानना होगा। तो पुटियन सेक्टर्स जो है वो एक प्रकार की मछली है। एक प्रकार की मछली है। कौन सी मछली है? मीठे पानी की मछली है। मीठे पानी की मछली। पुटियन सेक्टर्स एक मछली है और वो मीठे पानी की मछली है। अभी ये पुटियन सेक्टर्स नाम की नई मछली जो है तमिलनाडु में पाई गई है। तमिलनाडु में पाई गई है। नाम याद रखना आप इसका, पुटियन सेक्टर्स। जो मछली है वो तमिलनाडु में पाई गई है। अब पूछा जाता है कि जैसे ये किस परिवार से संबंधित है, कि मछलियों के भी तो अलग अलग परिवार होते हैं, उसमें पूछा जाता है कि ये किस परिवार से संबंधित है। तो ये बताएंगे कि साइप्रिनिडे। साइप्रिनिडे नामक परिवार से ये संबंधित है। पुटियन सेक्टस जो तमिलनाडु में पाई गई है मछली, एक प्रजाति है जो साइप्रिनिडे परिवार या वर्ग से बिलोंग करती है। ये एक मछली है। और कौन सी मछली है? मीठे पानी की मछली है। इसका जो नामकरण है इसका जो नामकरण है कोल्लम, केरल। केरल में कोल्लम नामक स्थान पर बीजेएम कॉलेज के जूलॉजी विभाग इसका जो पुटियन सेक्टर्स नाम जो रखा है कोल्लम, जो केरल में कोल्लम नामक स्थान पर एक बीजेएम कॉलेज नाम से एक कॉलेज है, बीजेएम कॉलेज, उसके जो जूलॉजी विभाग है उसने इसका नामकरण रखा है पुटियन सेक्टर्स। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, इसी के बारे में कुछ और पढ़ते हैं। सेक्टर्स, ये वर्ड लेते हैं सेक्टर्स। सेक्टर्स जो वर्ड है उसका लैटिन भाषा में मतलब है पवित्र। ये जो है इस मछली का साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम पुटियन सेक्टर्स जो है साइंटिफिक नेम है। और आपको पता होगा कि साइंटिफिक जो सारे नेम है वो लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। और इस सेक्टर्स का साइंटिफिक जो लैटिन भाषा में है इसका अर्थ होता है पवित्र। अब इसके बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि पुटियन सेक्टर्स नाम की मछली है, तमिलनाडु में पाई गई है। यह एक मीठे पानी में पाई जाने वाली मछली है। इसका जो है वो साइप्रिनिडे परिवार से बिलोंग करती है। इसका जो नामकरण है कोल्लम नामक स्थान पर, जो केरल में कोल्लम नामक स्थान पर बीजेएम कॉलेज है, उसके जूलॉजी विभाग द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं इसके बारे में कि इसका जो रंग है, पुटियन सेक्टर्स है, इस मछली का जो रंग है वो है, आगे लिख देता हूं ना आपको, सिल्वर रंग की ये मछली है। सिल्वर कलर की ये मछली है। आगे चले, अभी बात करते हैं, ये तो हो गया इसके बारे में। इसके अलावा अगर कुछ बात करें कि मछलियों के बारे में, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अगर इसके अलावा अपन बात करते हैं मछलियों के बारे में कि कौन सा राज्य सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और इसके अध्ययन के वगैरह को क्या बोलते हैं, तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल। जो पश्चिम बंगाल है वो भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य है। इथियोलॉजी, इथियोलॉजी है वो मछली अध्ययन की एक शाखा है। मछली अध्ययन की एक शाखा है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है मछली का। इथियोलॉजी मछली अध्ययन की एक शाखा है। और कुछ देखें इससे आगे इसमें, तो ये था आपको जो मछली है, जो नई मछली, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम एक एक करके सारे क्वेश्चन करेंगे। समथिंग 7 से 8 क्वेश्चन हो जाते हैं करंट अफेयर के, और उस क्वेश्चन में हम जो भी एक भी वर्ड आता है उसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र सैन्य जनरल, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र सैन्य जनरल, एडवोकेट ऑफ द ईयर, एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019। एक अवार्ड है, प्राइज है, संयुक्त राष्ट्र सैन्य जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड। ये जो अवार्ड है, पहले तो आप इसका नाम याद कीजिए कि संयुक्त राष्ट्र सैन्य जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर। ये 2019 के लिए किसी व्यक्ति को चुना गया है। इसमें जो संयुक्त राष्ट्र है वो इसको ये अवार्ड देता है। किसको? यूनाइटेड नेशन के शांति दूतों को। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के जो शांति दूत हैं उनमें से किसी को ये अवार्ड दिया जाता है, संयुक्त राष्ट्र सैन्य जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर। अब की बार जो ये अवार्ड दिया गया है वो भारतीय अमेरिकी को दिया गया है, यानी कि भारतीय मूल के किसी को दिया गया है। सॉरी, भारतीय को ही दिया गया है। शांति दूत को दिया जाता है और एक भारतीय को ही दिया जाता है। और ये फर्स्ट बार किसी भारतीय को दिया गया है। प्रथम बार किसी भारतीय को मिला है। ये प्रथम बार किसी भारतीय को यह अवार्ड मिला है। तो अब बात करते हैं कि ये किसको मिला है। मेजर सुमन गवासी, मेजर सुमन गवासी, ये जो भारतीय सेना की महिला अधिकारी है मेजर सुमन गवासी, इनको ये संयुक्त राष्ट्र सैन्य जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड के लिए चुना गया है। चुना गया है मतलब दे भी दिया जाएगा कुछ ही समय में। ये था सेकंड क्वेश्चन। आगे चलते हैं थर्ड न्यूज की ओर। आप इसके स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि आपको क्वेश्चन भी पता चल जाए। मैं आपको ये भी बता दूंगा क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, लेकिन बोर्ड में इतना क्वेश्चन राइट करेंगे तो फिर अपना इतना ज्यादा टाइम निकल जाएगा कि हम आपको न्यूज के बारे में सब कुछ नहीं बता पाएंगे। तो इससे बेटर है कि आपको न्यूज थोड़ा सा बता, जो न्यूज है वही बता दे। क्वेश्चन आपको मैं वैसे बोल के बता दूंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। आगे देखते हैं, दुनिया का पहला संपर्क रहित आगंतुक प्रबंधन सॉफ्टवेयर का नाम। दुनिया का पहला संपर्क, दुनिया का पहला संपर्क रहित आगंतुक प्रबंधन सॉफ्टवेयर, आगंतुक प्रबंधन
सॉफ्टवेयर। दुनिया का वो पहला कौन सा संपर्क रहित आगंतुक प्रबंधन सॉफ्टवेयर है, आपको उसका नाम बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि ये विकसित किया गया था मुंबई स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया था और इसका जो नाम है वो है VAMS सेफगार्ड। VAMS सेफगार्ड जो है इसका नाम है। वापस देख लीजिए, दुनिया का पहला संपर्क रहित आगंतुक प्रबंधन सॉफ्टवेयर जो मुंबई स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया था, VAMS सेफगार्ड इसका नाम है। ये जो है दूर से ही जो अपना शरीर का तापमान माप लेता है। शरीर का जो तापमान है स्कैन करता है, तापमान स्कैन कर लेता है। शरीर का तापमान स्कैन कर लेता है और चेहरे पर अगर कोई सामाजिक गड़बड़ी है उसकी निगरानी रखता है। ठीक है, आगे चलें। तो इसी प्रकार जैसे कि मुंबई स्टार्टअप ने VAMS सेफगार्ड लॉन्च किया है, उसी प्रकार कुछ अन्य संस्थाओं ने भी कोविड-19 के चलते कुछ और ऐसे सॉफ्टवेयर किए हैं। तो उनका आगे देख लेते हैं। और नए सॉफ्टवेयर बनाए हैं कुछ अलग अलग चीजें, जैसे IIT मुंबई, IIT रोपड़। सॉरी दोस्तों, बीच में एक बार थोड़ी सी लाइट चली गई थी, तो आगे फिर से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि VAMS सेफगार्ड बॉम्बे स्टार्टअप ने बनाया था, उसी प्रकार कुछ अन्य ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने भी कुछ कोविड-19 से रिलेटेड कुछ न कुछ सॉफ्टवेयर या किसी चीज का आविष्कार किया था। बात करते हैं जैसे कि IIT बॉम्बे ने जो है रूहदार नाम का एक ऐप बनाया था। रूहदार। फिर बात करें अगर नासा की, तो नासा ने बनाया था विट्टल, नासा VITTAL, विट्टल बनाया था नासा ने। आगे अगर बात करें जो हाई टेम्परेचर वेंटिलेटर है, आगे बात करते हैं DRDO ने बनाया था COVASAK इसी प्रकार की अन्य संस्थाएं जिन्होंने अलग अलग कुछ ना कुछ चीजें अलग अलग बनाई थी। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें नेक्स्ट, सौर बाढ़ कृषि संरक्षण कार्यक्रम। सौर बाढ़ कृषि संरक्षण कार्यक्रम। कौन से राज्य ने सौर बाढ़ कृषि संरक्षण कार्यक्रम का संचालन किया है या कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया है या किसने आयोजित किया है? सौर बाढ़ कृषि संरक्षण कार्यक्रम। सबसे पहले तो मैं बता दूं दोस्तों, बाढ़ मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका एक खेत है, खेत के चारों तरफ जो आप इसकी बॉर्डर बनाते हो या इसकी सीमा बनाते हो उसको बोलते हैं बाढ़। तो सौर बाढ़ कृषि कार्यक्रम जो है किस राज्य ने शुरू किया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, ये जो है तमिलनाडु सरकार ने इसका कार्यान्वयन किया है। तमिलनाडु सरकार ने, ये एक बाढ़ कृषि संरक्षण कार्यक्रम है वो तमिलनाडु सरकार ने किया है। यह केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत किया जा रहा है। किस योजना के तहत? केंद्रीय कृषि
सुधार योजना, केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया जा रहा है। इसमें दोस्तों 50% सब्सिडी दी जाएगी, 50% सब्सिडी। मान के चलिए अगर आपने कृषि सौर बाढ़ कृषि जो है अपने खेत में ये कार्य किया, तो अगर आपके लग रहे हैं 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए लग रहे हैं, तो उसमें से आपको 50,000 रुपए गवर्नमेंट देगी, यानी कि आधा पैसा आपका लगेगा, आधा पैसा गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अगर आगे इसकी बात करें तो इसकी सब्सिडी की जो अधिकतम सीमा है 2.18 लाख रुपए, 2.18 लाख रुपए इसकी सब्सिडी की अधिकतम सीमा है। इससे ज्यादा आपको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। तो ये था इसके बारे में। अब इससे ही जुड़ी हुई अन्य कुछ और बातें करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आगे इससे बात करें तो देखिए कि इसमें जो है, अगर जैसे आपने ये खेत है, खेत के चारों तरफ ये सौर बाढ़ कृषि कार्यक्रम का आयोजन कर दिया, यानी कि आपने सौर पैनल लगा दिए, तो दोस्तों इसमें एक सेंसर लगा होगा। जैसे कि अगर खेत में कोई हाथी या कोई पशु वगैरह अंदर घुसने की कोशिश करता है, तो इसमें सेंसर लगा होता है, यानी कि अलार्म। वो अलार्म आपका बज जाएगा और जिसका खेत है जो भी उसको कोई तरीके से कोई नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि उसको पता चल जाए कि खेत में कोई घुस रहा है। प्लस इसके जो सोलर जो लगाए जाते हैं इसके चारों तरफ, उस पर क्या है कि अगर कोई उससे छेड़छाड़ करता है या अंदर घुसने की कोशिश करता है, तो यह जो एक छोटा सा विद्युत का झटका देता है। इसका अपन बोलते हैं करंट का झटका, घातक रहित, यानी उससे मनुष्य को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन एक छोटा सा बिजली का झटका देता है, क्योंकि ये छेड़छाड़ रहित है, ताकि उपयोगकर्ता सचेत हो जाए। आगे चलते हैं। आई होप आपको समझ तो आ रहा होगा दोस्तों। अच्छा ये कार्यक्रम शुरू किया। इसी में जो तमिलनाडु में है, केंद्र सरकार ने कोणार्क मंदिर व कोणार्क शहर को, कोणार्क मंदिर व कोणार्क, हो सकता है आपने कुछ टाइम पहले ये न्यूज पढ़ी भी हो कि कोणार्क मंदिर व कोणार्क शहर को सोलराइज करने की योजना भी तमिलनाडु सरकार ने शुरू की है। तो कोणार्क मंदिर व कोणार्क शहर को सोलराइजेशन करने के लिए भी एक योजना शुरू की थी तमिलनाडु सरकार ने। तो इसी से मिलती जुलती ये भी न्यूज है। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु, बात करेंगे तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की स्थापना जो हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी, और इसकी जो राजधानी है वो है चेन्नई। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी, चेन्नई इसकी राजधानी है, और इसमें 38 जिले हैं। अभी कुछ समय पहले इसमें 37 जिले थे, लेकिन अभी एक जो जिला है उसका 2 विभाग करके उसको 2 जिले बनाए गए थे, उस वजह से उसमें 38 जिले हो गए। इसके जो राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है E.K. पलानीस्वामी। राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री का नाम है E.K. पलानीस्वामी। अगर आगे इसमें बात करते हैं तो इसमें विधानसभा की 234 सीटें हैं। विधानसभा जो इसकी है यूनिकैमरल है। इसकी क्योंकि यूनिकैमरल का मतलब होता है कि एकल है, यानी विधानसभा ही है। अगर बात आ जाए, लिखा आ जाए बाईकैमरल, बाईकैमरल का मतलब है विधानसभा प्लस विधान परिषद दोनों है, यानी यूनिकैमरल का मतलब एक सदनात्मक, बाईकैमरल द्विसदनात्मक।
यूनिकैमरल है यानी एक सदनात्मक है, मतलब कि विधान सभा ही होगी, विधान परिषद नहीं है। तो विधानसभा की इसमें 234 सीटें हैं। बात करें अगर आगे लोकसभा, तो लोकसभा की इसमें लोकसभा की इसमें 39 सीटें हैं, ठीक है। तो बात करें अगर राज्यसभा की, तो राज्यसभा की 18 सीटें हैं, 18 सीटें हैं। तमिलनाडु की वापस से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। चेन्नई जो इसकी राजधानी है, इसमें 38 जिले हैं। राज्यपाल जो है इसके, उनका नाम है बनवारीलाल पुरोहित। इसके मुख्यमंत्री का नाम है ई.के. पलानीस्वामी। यहाँ की जो असेंबली है वो यूनिकैमरल है यानी एक सदनात्मक है। विधानसभा की इसमें 234 सीटें हैं, लोकसभा की 39 और राज्यसभा की इसमें 18 सीटें हैं। अगर बात करते हैं आगे, जो 38वां जिला है उसका नाम है माइलादुथुरई। माइलादुथुरई इसका जो है चेन्नई, इसका तमिलनाडु का 38वां जिले का नाम है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो इसका करंट अफेयर की अपनी न्यूज है। तो नेक्स्ट न्यूज की अगर बात करें तो नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए तेजी से परीक्षण के लिए उपकरण विकसित करने की योजना बनाई है। मतलब कि भारत प्लस कौन सा जो देश है मिलकर कोविड-19 के तेजी से परीक्षण के लिए उपकरण तैयार करने की योजना बनाई है। कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर कोविड-19 के तेजी से परीक्षण के लिए उपकरण तैयार करने की योजना बनाई है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। भारत ने इजराइल के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए तेजी से परीक्षण के लिए जो उपकरण बनाने के लिए समझौता किया है। तो देखते हैं ये किस किस के, भारत की जो संस्था है DRDO व CSIR, इन दोनों ने मिलकर ये समझौता किया है इजराइल की R&D जो है इसके अनुसंधान के साथ। DRDO व CSIR ये दोनों है भारत की, और ये जो है इजराइल, ये इजराइल की है और ये भारत की है। आगे देखिए इसमें, तो ये जो है वो किट परीक्षण को तेज करेगा। इसमें जो है किट परीक्षण इसका इससे तेज हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं अपन इजराइल के बारे में। ये तो हमारी न्यूज थी। अब बात करें अगर इजराइल की, तो इजराइल के राष्ट्रपति, इसकी राजधानी, इसकी करेंसी, इजराइल की जो राजधानी है, राजधानी है यरूशलेम। यरूशलेम जो इसकी मुद्रा या जिसको अपन करेंसी बोलते हैं वो है न्यू शेकेल। राजधानी है यरूशलेम, मुद्रा है न्यू शेकेल, और इसके जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू जो है इसके प्रधानमंत्री है। और बेंजामिन नेतन्याहू जो है अब की बार 5वें कार्यकाल के लिए, ये इनका 5वां कार्यकाल है, यानी इससे पहले भी वो 4 बार जो है इजराइल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आगे अगर बात करते हैं तो इजराइल में जो है रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इजराइल में तेल अवीव में एक सड़क का निर्माण किया गया। इजराइल का एक शहर है तेल अवीव। तेल अवीव, यहाँ पर जो है रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर जो है एक रोड बनाई गई है जिसका नाम है रेहोव टैगोर।
रविंद्रनाथ टैगोर जी के सम्मान में इजराइल ने तेल अवीव नामक स्थान पर एक रेहोब टैगोर नाम से एक सड़क बनाई है। आगे चलते हैं, इससे आगे जो नेक्स्ट न्यूज अपनी है कि एक भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक है, यानी कि वो जन्म से तो भारतीय हैं, उनका जन्म तो भारत में हुआ है लेकिन अभी वो अमेरिका के नागरिक हैं। तो उस भारतीय अमेरिकी नागरिक का नाम बताइए जिसने एआई क्षमताओं में सुधार के लिए वर्ष का आविष्कार पुरस्कार जीता है। कौन सा पुरस्कार है? वर्ष का आविष्कार। पुरस्कार का नाम जरूर याद रखिएगा दोस्तों, वर्ष का आविष्कार पुरस्कार। मैं शायद डाल देता हूं, आप देखिए, वर्ष का आविष्कार नामक पुरस्कार जीता है। तो बात अगर की जाए इसमें जो इनाम राशि है वो $5000 है दोस्तों। वर्ष का आविष्कार पुरस्कार जो है इसकी इनाम राशि $5000 है। और एक हिंट दे देता हूं कि आईआईटी मुंबई के पूर्व छात्र थे। तो उनका नाम था राजीव जोशी। राजीव जोशी। राजीव जोशी जो क्या है, भारतीय अमेरिकी है। भारतीय अमेरिकी है। ये आईआईटी बॉम्बे के पूर्व छात्र है। आप अगर कोई भी न्यूज देखें, कहीं पे भी देखें अगर आविष्कार की, तो जो आईआईटियंस हैं और जो भारतीय आईआईटियंस हैं वो सबसे ज्यादा बड़े बड़े आविष्कार के अंदर आगे आ रहे हैं। तो वर्ष का आविष्कार पुरस्कार जो है, मैंने आपको बता दिया कि आईआईटी बॉम्बे के छात्र थे। ये जो वर्तमान में जो है न्यूयॉर्क में थॉमस वॉटसन, यूरोप में थॉमस वॉटसन रिसर्च सेंटर है जो आईबीएम का रिसर्च सेंटर। जो राजीव जोशी है, जो भारतीय अमेरिकी है, जो आईआईटी बॉम्बे के पूर्व छात्र हैं, वो अभी फिलहाल न्यूयॉर्क में जो आईबीएम का एक रिसर्च सेंटर है थॉमस वॉटसन, उसके अंदर जो है वर्तमान में काम करते हैं। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर के क्वेश्चंस, करंट अफेयर की न्यूज जो मैंने आपको क्वेश्चन के तौर पर बता दी। इसमें एक और चीज आप लिख लीजिए कि ये जो प्राइस है उसकी जो इनाम राशि है $500 है, $5000 है। तो दोस्तों आई होप आपको आज का करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। मैं कोशिश करूंगा इससे भी और अच्छा आपको करंट अफेयर का जो कंटेंट है दे पाऊं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। जैसे जैसे टाइम निकलेगा मैं आपके लिए और भी ज्यादा अच्छे कंटेंट लेके आने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।